कागजा चाहिए ना इसके लिए, भाई कब वैकेंसी आएगी, आएगी नहीं आएगी। उसमें भी ये तैयारी तो सांप सीढ़ी वाला गेम है। आप प्री पास किए, मेंस दिया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, अगला प्री फिर दिया, तब 99 पे जाके भी जीरो पर आ सकते हो ना वापस। अब ऐसे ऐसी चीजों की तैयारी करने के लिए वास्तव में कलेजा चाहिए। और फिर एक एक वैकेंसी टाइम लेती, 3-3 साल बीच में। इतना धैर्य तो है आप लोगों में। ये तो नहीं कि तैयारी करने आते हो आरएस की और बाद में बीच में कांस्टेबल देते हो, है ना। मेरे को वो टावर बड़े क्यूट लगते हैं कि तैयारी, और कहते हो रंग सर देखो आरएस की करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ना। रोता जाओ बे मरेडा का समाचार ले आवे, जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के समाचार लाते। पहले तो क्यों सोचना, हो नहीं हो बाद में सोचें यार। पहले तो अपने मन में तो कम से कम ये धार के चले कि अपने को बनना क्या है, आरएसी बनना। दूसरे वाले एग्जाम अपने को देने नहीं, नहीं हो तब देख लेंगे यार, कोई दूसरा दे लेंगे। पर पहले आप सोच के ये जाते हो, कहीं भगवान छोटा मोटा कोई जुगाड़ बिठा दे, ले दे कि जुगाड़ बैठ बैठ जाए कहीं पर। तो ऐसे अपने सोचना नहीं, अपने ये सोचना है भाई आपने तो आरएस देना है, आरएस वाली तैयारी करेंगे। और देना ये दूसरा देना तो आईएएस देंगे, इसके अलावा दूसरा देंगे तो कौन सा देंगे, आई भाई दूध खावनी धोबा भर भर खावने, है ना भाई। मिट्टी खाई जाए तो धोबे भर भर के खाई जाए यार, उसमें कम क्यों खाई जाए। और फिर उससे वो तो हमारे एक साथी थे, सीनियर थे, तो वो हंसते कि यार मैंने 12th करते एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए होता है कि मैं उसमें फेल हो गया, तो फिर मैंने बीए की और बीए करके मैंने सीडीएस दिया, वापस फेल हो गया मैं उधर। तो फिर मैंने आरएस के एग्जाम दिए, तो आरएस में कभी प्री फेल हुआ, कभी मेंस में फेल हुआ, कभी इंटरव्यू में फेल हुआ। फिर मैंने आईएएस दिया, फिर आईएएस में मैं प्री फेल हुआ, मेंस फेल हुआ, इंटरव्यू फेल हुआ। तुम भैया अब तो खत्म ही हो गया एग्जाम, अब आपको यूएनओ वैकेंसी निकाल दे तो दे दूंगा, इसके अलावा दूसरा तो एग्जाम मुझे देना, या कोई मंगल ग्रह पे पोस्टिंग आ जाए कहीं पे, उधर का वैकेंसी निकल जाए। धरती के जीते एग्जाम हो सकते थे वो तो मैंने दे ली। ये बड़ा जुनून हो तब तो पार पड़े। और बीच में थोड़े दिन तैयारी की, बीच में थोड़े दिन बाद में बच्चे कई एबसेंट मिल रहे, जैसे आज आपका बैच भरा हुआ है, सीट ही नहीं मिलती नए नए जब आते हो, थोड़े दिनों के बाद में आपको सीट वीट आराम से मिलने लग जाती है, क्योंकि कईयों को बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी होता है, देखो कुछ नहीं रखा हुआ है, जीव के जंजाल है साहब फालतू के, क्या कोचिंग वोचिंग में क्या पढ़ा है, आरएस आईएएस सब चलता रहता है, अपने आप ही हो जाएगी चीजें, तो आपको सीट वीट आराम से मिलने लग जाती है। फिर अचानक कई बार कोई बच्चा महीने भर नहीं दिखा हमें, और महीने भर बाद में दिख जाता है, या वो खुद ही हमारे पास आ जाता है कि सर वो महीने भर एब्सेंट था, ये सब्जेक्ट छूट गया, ऑनलाइन दे दो ऑफलाइन दे दो, ऐसा कुछ ना कुछ शिकायत लेके आ ही जाता है, या अपना आग्रह लेके आ जाता है। तो कहाँ था तू महीने भर, तो फिर मुस्कुराता है, कहाँ चले गए, अरे सर मैं तो नहीं भरना चाहता था, पापा ने जबरदस्ती भरवा दिया था। क्या सर वो सेकंड ग्रेड आई हुई थी ना सर, वो एग्जाम कैसा हुआ, अच्छा तो वो भी नहीं हुआ। दो नावों की सवारी कभी भी एक नाव वाली सवारी। तैयारी तो फिर इसी चीज की जाए, इसी की तैयारी की जाए, वरना जो सिंसियर ढंग से केवल आरएस वाली तैयारी करते हैं ना, उनके तो दूसरों में अपने आप ही हो जाते हैं सिलेक्शन, आपको उनकी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। और जो इधर सिंसियर नहीं होते, जो बीच में ये पढ़ते भी रहते हैं, कई बच्चों को होता है कि दिन में तो कोचिंग तो कर लेंगे आरएस की, शाम को घर पे आके पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड का, है ना, या घर पे आगे कोई दूसरे एग्जाम की पढ़ेंगे, उनके दोनों तरफ ही नहीं होते। वरना मैं एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पहले सर पढ़ाते भी थे अपने, जेठू सिंह जी सर थे, मेरे साथ पढ़े हुए, बाद में पढ़ाया भी करते थे। 2010 में आरएस का एग्जाम दिया, उससे पहले वो ग्राम सेवक थे, ग्राम सेवक थे तो इंटेलिजेंट तो थे, पर भाई जल्दी नौकरी लग गई आपकी, बीएससी करते ही नौकरी लग गई। तो 2010 में आरएस का एग्जाम दिया, प्री पास किया, मेंस में फेल हो गए, मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं। पर साथ में सोचा कि यार उधर ग्राम सेवक में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी ऐसी सर्विस पकड़ ली जाए जिसमें थोड़ा अपने को टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए ज्यादा। तो थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, कहा ठीक अब अपने को पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। 2012 में वापस आरएस आया, वापस उन्होंने आरएस दिया, आरएस में वापस नहीं हुआ, प्री पास हुआ, मेंस के अंदर वापस सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, उधर सेकंड ग्रेड आई हुई थी, यूं ही वो एग्जाम दिया, उधर सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया उनका। 2013 में वापस आरएस दिया, इस बार मेंस पास करके इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं, उधर फर्स्ट ग्रेड में हो गया। 2016 में वापस आरएस दिया, इधर वापस इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, इधर आरएस का इंटरव्यू देना, इंटरव्यू दे दिया, रिजल्ट अभी आना बाकी है, उधर कॉलेज लेक्चरर में हो गया। वो तो इधर आरएस में सिलेक्शन हो गया, वो डिप्टी 56 रैंक आई और डिप्टी लग गए,
और वो यही चाहते थे कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस मिल गई। यदि वो उधर रैंक नहीं है या पीछे रह जाए तो उधर कॉलेज लेक्चरर ज्वाइन करे। तो मैं उनको हंसता रहता हूँ, फिर इससे आगे कहाँ जाते आप? मास्टरों वाले में तो खत्म हो गए, फिर तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही बचा है, और तो कौन सा होता है। बढ़िया रहा, कम से कम आपका सिलेक्शन हो गया, वरना एक सीट उधर और चली जाती है आपकी तो आप और ले जाते। और मैंने कभी उनको उन एग्जाम की तैयारी करते नहीं देखा। तैयारी हमेशा आरएस वाली करते। कोई पूछता किसकी कर रहे हो तो भी आरएस की कर रहा हूँ, और आरएस की कर रहे हैं तभी रिजल्ट आ रहा है। इंटरव्यू दे के आ रहे हो तो वहां तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब तैयारी तो कर ही रहे हो। फालतू में नहीं जा रहे वहां पर। कोई एक आधे सब्जेक्ट में कम रह जाते कई बार, क्योंकि ये समीकरण है। कई बार वो समीकरण सबकी सही बैठ जाती है, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। एक आधा समीकरण में ऊपर नीचे लोचा हो गया, या तो रैंक पीछे आ जाएगी, आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, इतना से फर्क रहता है। आई बात समझ में? तो अपने तैयारी केवल किसकी करनी है, और इसके अलावा देना पड़े तो आईएएस। अरे बोलो सही, वो तो आपके मुंह से ही नहीं फूटता। आप खुद ही कहते सर इतनी औकात नहीं है सर। कोई आदमी खुद को लिमिट कैसे कर सकता है, उसका एग्जाम्पल विद्यार्थी आजकल। कि मैं जब कहता हूं कि भाई आरएस वाला बैच ज्वाइन कर रखा, आईएएस भी दे देना, स्टूडेंट खुद ही कहता है नहीं सर मेरी औकात मैं जानता हूं। कहां कहां देखी खुद की औकात इतनी, है ना? आप तो उल्टा ये बोला कीजिए, कोई पूछे किसकी तैयारी करते हो तो कि सिविल सेवा की। किसकी करते हैं? सिविल। और सिविल सेवा में दोनों आते हैं, स्टेट का होता है आरएस और सेंटर का होता है अपना आईएएस। दोनों चीजें सेम तैयारी है, कोई अंतर नहीं होता है। ये केवल मन की वहम है कि अपने को आरएस देना है, वो वाला अपने को नहीं देना। उल्टा मैं कहता हूं आरएस में ज्यादा पढ़ते हो, आईएएस में कम पढ़ते हो। इधर राजस्थान जी की ओर पढ़ना पड़ता है, उधर वो पढ़ना ही नहीं पड़ता। उधर बिना राजस्थान जीके के हो जाता है। मैंने खूब सारे बच्चे देखे जो आरएस वाले बैच में पढ़े, आरएस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, सिलेक्शन हुआ आईएएस में। मैंने खूब सारे बच्चे देखे जो आईएएस वाले बैच में बैठे, उधर सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ उनका आरएस में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करते हो। हमने तो फिर कई बार स्टूडेंट कहता है सर ऐसे फर्क नहीं पड़ता तो आपने आईएएस की फीस ज्यादा क्यों रख रखी है? मगर नहीं रखें तो बैच नहीं बने ना। आईएएस की फीस ज्यादा रखते हैं तो फिर बच्चों को लगता है आईएएस में कुछ ना कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना सेम पड़ता है। उधर अकबर का बाप चेंज थोड़ी करते कि आरएस में मैंने कहा कि देखो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, और आईएएस में गया कि देखो फीस ज्यादा ली है तुमसे, बाबर तो करूंगा कम से कम, एक पीढ़ी तो थोड़ा बढ़ने दो यार, ऐसे तो क्या ही करते हो आप हैं? उधर हिमालय की ऊंचाई ऊंची नीचे थोड़ी हो जाती है, वही लिखवानी पड़ेगी। सेम चीजें। उल्टा वो वाली तैयारी सिंपल है। तो अपने तो मन में ये सोचना है कि एक और एग्जाम देंगे, वो एग्जाम कौन सा देंगे? आईएएस वाला एग्जाम देंगे। सब बच्चे देते हैं, जो जो मतलब देते हैं उनके उधर सिलेक्शन भी होते हैं। और कोई पहले सोच ही लेता है कि अपने को नहीं देना तो आरएस में हो जाते हैं, फिर उधर नहीं होते उनके। अपने दोनों मान के चलने के अपने को ये भी देंगे वो भी देंगे। थोड़ी जो अलग चीजें हैं धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। अनुभव के साथ में आप खुद ही सीख जाओगे, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल ये सवाल फालतू का हो गया आप कि क्या पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है आजकल सब लोग जानते हैं क्या पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चे मेरे से आके पूछते हैं सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है यार ये मेरे से ज्यादा तू जानता हो। क्यों, मैं तो कोई 10-12 साल पहले तैयारी करता था, तब मैंने जो किताब पढ़ी थी वो तो अब आउटडेटेड हो गई होगी। उल्टा तू मार्केट में नया, तू मार्केट में घूमता, तू 4 किताबें ज्यादा जानता हो, तू मुझे बता देगा आजकल मार्केट में कौन सी चल रही है, ताकि मैं और कोई पूछूं तो उनको और बता दूं। तो आजकल ये सवाल तो है ही नहीं क्या पढ़ना चाहिए। कोचिंग का आजकल मतलब केवल ये रहा है कि कोचिंग आपको ये बताती है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजें आ गई कि इनमें से छोड़नी कौन सी है। इतना बड़ा सिलेबस है, इनमें से छोड़ना क्या है, ये कोचिंग बताती। मैं कहता हूँ नॉर्मली एक कोई टॉपिक ले लो आप, कि चित्रकला पढ़ी राजस्थान की। मैं कल जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास ले रहा था, तो मैंने उन बच्चों को कुछ 6 घंटे के अंदर चित्रकला पढ़ाई, 2-2 घंटे की 3 क्लासें ली, और उसके अंदर उनकी चित्रकला कंप्लीट हो गई। अब राजस्थान की चित्रकला मैंने कहा पुराने पेपर देख लो, सारे पेपर वेपर देखे, सारे क्वेश्चन इनमें से आए हुए कि हाँ सर इनमें से आए। तो 6 घंटे में अपने चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि कोई कोचिंग ना करे, वो अपनी पूरी जिंदगी लगा लेना, तो चित्रकला याद नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा अजीब सा होता है। अलग अलग ये चित्र है, ये इसमें कलर है, फलाने राजा के टाइम बना, इसके अंदर ये चित्रकार थे, ये चित्रकार नहीं थे। यूं मर के आप पढ़ पढ़ के मर जाओ उसको, तो भी उतनी चीजें याद नहीं हो पाएगी जितनी चीजें कोचिंग के साथ याद हो जाती है। क्योंकि कोचिंग चीजों को सरल करती है। कोचिंग केवल ये करती है आपका कि आपको 1 से लेके 100 तक जाना है, कोचिंग 80 तक लेके जाती है, अंगुली पकड़ के पा 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 लेके जाती है। 80 पे ले जाके कोचिंग छोड़ती है कि यहां से दौड़। जो बच्चे यहां से दौड़ जाते हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। कई यहां 80 पे जाके बैठ जाते हैं, क्या गोदी ले। जिनको गोदी लेने की भी जरूरत पड़ जाती है उनके सिलेक्शन नहीं होते। बाकी ये सीधा सा है, जो तेज दौड़ेगा उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, जो धीमा दौड़ेगा उसका सिलेक्शन थोड़ा लेट। बाकी जो आगे तक जाएंगे उनके सिलेक्शन सबके होंगे। कोचिंग बस ये है कि ये दूरी आपकी थोड़ी सिंपल कर देगी, कि आप यदि नॉर्मली घर पे पढ़ोगे तो ये दूरी तय करने में मान लो आपको टाइम लग जाएंगे, 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे।
कोचिंग इसी टाइम को आपके 1 साल 1.5 साल 1.25 साल के अंदर लेके जाती है। तो आपकी चीजों को स्मूथ करती है, चीजों को सरल करती है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं। बाकी तो घर पे बैठ के भी लोगों की सिलेक्शन होती है, पर घर पे बैठ के कोई एक टॉपिक तैयार करने में टाइम लगता है। यहाँ पर आप देखोगे कोई टॉपिक सुना आपने, किसी भी सब्जेक्ट कोई टॉपिक सुना, आपको समझ में आ गया, आप घर पे जाके केवल याद करना। वरना घर पे केवल खुद करो तो समझो भी खुद, याद भी खुद करो। यहाँ पे ये है कि समझने का काम, समझाने का काम मास्टर कर देता है, याद करने का काम स्टूडेंट कर ले। भले बड़ी बात है। आज अपने 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, एक तो करेंगे हिस्ट्री, एक अपने करेंगे इकोनॉमी। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट? हिस्ट्री और इकोनॉमी। हिस्ट्री मैं थोड़ा सा और बताऊं, सिलेबस देख रखा होगा आप सब लोगों ने, आरएस का सिलेबस देख रखा है? किस किस को याद है? याद है सिलेबस? सुना देख। ना प्री का बता यार, पहले प्री होता है कि मेंस? हाँ। हाँ, क्या उसमें टॉपिक बता। हम्म। यार नहीं, रहने दे, कोई नहीं, ये तो अब ठीक है। हम्म। 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 चलो ठीक है, याद आपको, ठीक है ना? आप भाई बैठो बैठो, शाबाश। बाकी लोग भी याद करना भाई। सिलेबस याद होना आपको साइकोलॉजिकल लीड देता है। जब सिलेबस याद होता है ना, तो आपको ये समझ में रहता है कि यार कितने टॉपिक पढ़ लिए और कितने टॉपिक पढ़ने, वरना हम धूल में लठ मारते रहते हैं। तो हमेशा एक काम करना है कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो, उसका पहला पन्ना हमेशा खाली छोड़ना। आज आप राजस्थान जी के अपने शुरू करेंगे तो पहला पन्ना खाली छोड़ देना, घर पे जाके सिलेबस लिखना। अगले बैच में इकोनॉमी पढ़ो तो पहला पन्ना खाली छोड़ना, घर पे जाके सिलेबस लिख और याद करना एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट है, ताकि मास्टर पढ़ाए तो भी अपने को पता रहे कि पढ़ा तो वही रहा है ना जो सिलेबस में है। वरना कई बार कोई मास्टर टाबरों कुछ का कुछ ही पढ़ा जाता है, टाबर भी राजी हो लिए, तालियां पटक लिए, हंस लिए, और बाद में पता चला गया अरे सिलेबस में नहीं है। तो आपने इसको याद ही क्यों किया था फालतू में? इसलिए सिलेबस हमेशा आपको याद ही रहना चाहिए। मैं मोटा मोटा सा बताऊं, तो अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने ना, इस सिलेबस के अंदर, मैं हिस्ट्री भी छोड़ू, मैं इस सिलेबस में अपने 3 प्रकार की चीजें आती है। राजस्थान का जी क्या था, इंडिया का जी क्या था, वर्ल्ड का जी क्या था, है ना? 5 बेसिक सब्जेक्ट है अपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये 5 बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक सब्जेक्ट कहने का मतलब जो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, जो प्री में भी आएंगे और मेंस। मतलब यदि कोई इन 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता है तो प्री तो पास है। तो यही है प्री का सिलेबस। और जिस दिन प्री का पेपर देता है तो शाम को उसको पता चल जाएगा मेरा प्री पास होगा कि नहीं होगा। आप अपना पेपर दे के आए, घर पे आके मिलाया, कट ऑफ लगभग लगभग पता चली जाती है, कोचिंग वाले बता देते हैं, आप खुद को ही पता चल जाए कितनी कट ऑफ जाएगी पेपर को देख के। अब मान लो कट ऑफ जानी है, मान लो 90 नंबर, और आपके पेपर में नंबर आ रहे 105, तो अपने को पता चल गया आपने कल से मेंस की तैयारी करनी है। यदि किसी ने 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं, मेंस का पेपर होता है 800 नंबर का। कितने नंबर का होता है? उस स्टूडेंट के 350 तैयार है। कितने तैयार है? 70 70 नंबर के 5 सब्जेक्ट है, तो 350 तैयार है। इसका मतलब अब उसको केवल कितना पढ़ना है? 450 का पढ़ना है, इसके अलावा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ना, ये तैयारी ऐसे कभी नहीं होती कि पहले प्री प्री पढ़ लें बाद में मेंस मेंस पढ़ लें। ये दोनों एक साथ है, ये प्री और मेंस दोनों। इसलिए कई बार स्टूडेंट पूछता है सर पहले प्री पढ़ूंगा मेंस पढ़ूं, दोनों पढ़। एक अकेली तैयारी इसके अंदर कुछ होती नहीं। आप केवल प्री प्री पढ़ेंगे, ये भी घाटा है। आप केवल मेंस मेंस पढ़ते हैं, ये भी घाटे घाटे की बात है। दोनों चीजें एक साथ पढ़ लीजिए। वरना आप केवल प्री प्री पढ़ते हैं तो प्री पास हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप प्री शाम को बैठ के देखते हैं तो आपको लगता है आप मुझे कितने नंबर पढ़ने हैं? 800। अब आपको 800 करने, आपके एक साथी कितनी करनी है? 450। वो तो आ गया ना आपसे। और आरपीसी मान लो कई बार कह देती है लो तो हम 2 महीने में ही लेंगे मेंस, तो फिर वो बच्चे जो केवल प्री प्री करते हैं वो मेंस देते ही नहीं। आप मेंस के एग्जाम में देखोगे कि मेंस में पास किए आरपीसी ने 20,000, तो मान लो आपके कमरे में 24 लोग आने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट आप कमरे में 24, आप जाके देखोगे कि वहां जनता बैठी है 16, 8 जने गायब है, मेंस देने आए नहीं, वो 8 वही है।
जो खाली प्री प्री की तैयारी करके गए थे, तो प्री तो पास हो गया, फिर मेंस देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, और उनको लगता है यार लिखना तो आता नहीं, मरने दे रहा, अब अगली बार देखेंगे। मैं मेरे खूब सारे दोस्तों को जानता हूँ जो टीचर वगैरह लगे हुए हैं, वो हर बार प्री पास करते हैं, कभी मेंस नहीं देते। तो मैं हमेशा पूछता हूँ अगर मेंस कभी दिया करो उनका, अगली बार पक्का तैयारी करेंगे, वो तैयारी करके दे लेंगे। अगली बार कभी आता नहीं, मेंस उनसे दिया जाता। तो अपने ये दोनों तैयारी एक साथ करनी, इसलिए अपने कहते हैं कि ये बेच फाउंडेशन बेच होते हैं। कैसे बेच होते हैं? नींव मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए तो फिर वो प्री में भी काम आती है, वो मेंस में भी काम आती है, वो इंटरव्यू में भी काम आती है। तो ये तैयारी तीनों की एक साथ तैयारी होती है, प्री की भी होती है, मेंस की भी होती है, और किसकी होती है? इंटरव्यू की। तीनों चीजें एक साथ चलती रहती है इसमें। तो अपने 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इन 5 में जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने, तो हिस्ट्री राजस्थान की पढ़ेंगे, हिस्ट्री इंडिया की पढ़ेंगे, हिस्ट्री अपने वर्ल्ड की पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी है, अपने कहेंगे भाई पॉलिटी हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की पॉलिटी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आईआर। क्या पढ़ेंगे? आईआर क्या है? दूसरे देशों के साथ रिलेशन क्या? पॉलिटी तो है, उनकी राज व्यवस्था के साथ हमारी राज व्यवस्था की क्या रिलेशन है। हम राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे आईएमएफ कैसे काम करता है, ये सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो बताइए महाद्वीप पढ़ लेंगे। हम साइंस पढ़ेंगे, हम राजस्थान की साइंस पढ़ेंगे, हम इंडिया की साइंस पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की साइंस पढ़ेंगे। यहाँ जरूर लोचा है आपको कि सर साइंस तो एक ही होती है। राजस्थान के अंदर सेव नीचे गिरा होगा, ऊपर थोड़ी गया होगा, सब जगह यही होगा। पर इसमें भी थोड़ा बहुत अपने करते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में मूंग की फसल के अंदर एक बीमारी देखने को मिली थी, वो बीमारी कौन सी थी? बीमारी साइंस का है? मूंग का पूछ लिया, राजस्थान स्पेसिफिक, तो राजस्थान का हो गया। ना वो और पूछ लेंगे राजस्थान में बकरियों की नस्ल सुधार के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है, वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पशुपालन साइंस का सब्जेक्ट है, वो केंद्र पूछ लिया तो साइंस की बात हो। ये का ये कोई वर्ल्ड का इस प्रकार की कोई चीज उठा के लिया जाएगा, तो उधर कम संभावना है, साइंस तो एक सी होती है। पर ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम राजस्थान भी पूछते हैं, इंडिया भी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं अपने? वर्ल्ड। अच्छा, प्री वाला एग्जाम ये कहता है कि प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 150। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। इन 150 में से 55-60 क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे। 55-60 क्वेश्चन किसके आएंगे? राजस्थान के आएंगे। इसका मतलब 1/3 पार्ट, 1/3 भाग जो होगा वो किसका होगा? राजस्थान। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने भाई, ये इतना ज्यादा राजस्थान क्यों लगा दिया? इसके 2 रीजन। पहला रीजन तो ये था कि बाहर वाले लोगों को आउट किया जा सके, यूपी बिहार उधर का कोई इधर एग्जाम देने ना आए, उनको आउट किया जा सके। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये हर राज्य अपनी अपनी पॉलिसी अपनाता है। कल या परसों के अखबार की खबर थी कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में नौकरी के लिए तमिल का पेपर पास करना अनिवार्य है। तमिल वाला पेपर पास करोगे तो हमारी नौकरी लगोगे, वरना हमारी नौकरी। हमने भी कहा कि लो साहब हमारे वो भाषा वाला तो पास नहीं करना, लेकिन हम सवाल हमारे इतने पूछ लेंगे कि तुम वैसे ही पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें प्री में फेल कर कुरा देंगे। पहले क्या 2003 से पहले का आप कभी आरएस का रिजल्ट देखो, उसके अंदर आप देखोगे कि 1000 लोगों की वैकेंसी है तो उसके अंदर 200-250 यूपी बिहार के लग गए। कारण था कि यूपी बिहार वाले लोगों में एक तो आईएएस की तैयारी का शुरू से ही हुआ करता था, वो आईएएस की तैयारी करते, सेम सिलेबस अपने आरएस का हुआ करता, उधर नहीं हुआ इधर दिया, इधर उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते। 2003 के बाद में अपने आरपीसी ने थोड़ा मोड चेंज किया, उसमें बेसिकली अपने एक चेयरमैन बने सीआर चौधरी सर। सीआर चौधरी एक चेयरमैन थे आरपीसी के, जो बाद में एमपी रहे थे नागौर से और केंद्र में मंत्री थे पिछली गवर्नमेंट में, 2014 वाली जो मोदी गवर्नमेंट थी उसके अंदर। तो सीआर चौधरी सर ने ये क्वेश्चन ऐसे पूछने शुरू किए, यार आपने तो अपने राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए, अपने राजा महाराजाओं के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए। तो अपने राजा महाराजाओं को पूछने शुरू किए, कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अब कुंभा को याद नहीं उसने कौन सा बजाया होगा, तो राजस्थान वालों को याद नहीं हो तो बाद में यूपी बिहार वालों को तो कैसे याद हो? पर यूपी बिहार वाले जीवटता के लोग हैं, वो यूं खूब पढ़ने में खूब माहिर होते हैं, वो पढ़ पुढ़ा गए। उन्होंने कोई राजस्थान जीके की एक आधी किताब उठाई, घोटे में मार लिए उसके, और सारे याद कर लिए। कुंभा नहीं, कुंभा का बेटा और उसका पोता भी क्या क्या बजाता था वो भी उनको याद हो गया। तो आरपीसी को लगा यार मामला बिगड़ रहा है, तो आरपीसी ने चेंज किया, और आरपीसी ने पूछने शुरू किए कि तेजा जी की घोड़ी घोड़ी का नाम क्या था, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? अब घोड़ी घोड़े बताओ देखे तुम। आते तो अपने वालों को भी नहीं थे, पर यूपी बिहार वालों को थोड़ा और डराया हमने, वो उन्होंने वो याद किए, तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के सवाल पूछने शुरू किए। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 2012 का प्री था, तो 2012 वाला प्री मैं देने के लिए गया। तो मेरी उस समय तैयारी अच्छी थी, मैं 2010 वाला मेंस ही दे चुका था, उस समय प्री सेकंड ईयर में कोई प्री पास कर लिया था, तो वो मेंस दिया हुआ था मेरा। तो मुझे लगता था यार तैयारी अच्छी है इस बार तो। तब हमारे 2 पेपर हुआ करते, एक पेपर होता जीके का, एक पेपर होता सब्जेक्ट का।
तो हम सबका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे होता है। ऐसा मेरा हिस्ट्री था, तो मुझे लगता है 100 सवाल आएंगे हिस्ट्री के, उनके अंदर से मैं 85 फाड़ गया हूँ कि ये सवाल इधर के उधर नहीं जाने दूंगा। ये ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी में लगता है, पोल साइंस वाले को पोल साइंस में लगता है। जीके में 100 सवाल आते, तो उसमें हम सोच के जाते कि यार 50 तो ही जाएंगे, इतने ही करने, इससे ज्यादा अपने करने भी नहीं है। और मेरे 2010 वाले में भी पता नहीं 52 सवाल सही थे, कितने से थे, तो मुझे लगता था यार 2010 में 52 तो कर ही लिए थे, इस बार 62 तो कर ही जाऊंगा, इससे ज्यादा अपने को जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पर मैं जब वो पेपर देने के लिए बैठा जीके वाला, तो मेरे को उसमें 70-72 सवाल तो यूं ही आ रहे थे। अब मैं उसमें जो पढ़ूं वही आए, जो पढ़ूं वही आ रहा सवाल। तो मेरे मन में दो डाउट आए। पहला डाउट तो ये कि क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया कि अब मेरे को पेपर इतना सरल लग रहा है? आदमी खुद पे डाउट होता है पहला। दूसरा डाउट ये कि पेपर इतना सिंपल है क्या कि अपने को सारे आ रहे हैं? या तो अपने इंटेलिजेंट ज्यादा है या पेपर सिंपल है। यदि पहले वाली बात है तो बहुत अच्छी बात है, अपने इंटेलिजेंट, अपने सवाल सही होने चाहिए, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तो सही होने ही चाहिए अपने। पर यदि दूसरी बात है पेपर सिंपल है तो लफड़ा है, क्योंकि पेपर फिर कितना सिंपल है क्या पता अपने को बेहतर आता है, इसको 82 उसको बाण मारे हैं तो अपने तो रेस से बाहर हो जाएंगे। सिंपल पेपर हमेशा पढ़ने लिखने लोगों वालों के लिए खतरनाक होता है, वो बाहर कर देगा, उसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, सबको वो सवाल आ रहे होंगे। तो अब मैंने यूं किया, मेरे को पक्का पक्का लगे इसके अंदर यार 70 से तो अपना एक भी कम सही नहीं होगा, और उल्टे 75 ही सही हुए थे उस एग्जाम के अंदर। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पास में एक भैया बैठे, कभी सीनियर से भैया बैठे, तो मुझे लगा यार सीनियर आदमी, इनसे पूछे, इनके भी यदि इतने सही हो रहे हैं तो पेपर इसका मतलब ठीक है, और इनके ज्यादा सही हो रहे हैं इसका मतलब पेपर बहुत इजी था, अपने पिछड़ गए। तो मैंने भैया को कहा गया, अरे भैया आपका एग्जाम कैसा हुआ? भैया ने कहा कि बहुत ही खराब हुआ। तो ऐसे बोलते मैं समझ गया भैया ये तो यूपी के, अपने तो नहीं है। तो भैया खराब तो कैसे हुआ? कितना सिंपल सा पेपर आया था, ये तो मेरे तो खूब सारे सही हो रहे। काहे का सिंपल था? हम आपका पूरा राजस्थान का इतिहास याद करके आए, पूरा आपका संस्कृति याद करके आए, और आप क्या सवाल पूछते हैं कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। उसमें सवाल पूछा हुआ राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए, ये मेरे को भी नहीं आया था भाई, नहीं पढ़ गया, डाटा याद नहीं रहा, मैंने भी छोड़ दिया था। पर मैंने छोड़ दिया, मैंने भाई ये तो अब किसी को नहीं आएगा, आएगा तो आ जाएगा 10% को, क्या फर्क पड़ता है। पर भैया में डर घुसा उस वजह से। और भैया ने कहा क्या क्या नहीं पढ़ के आए? हम पढ़ के आए तो पशु भी पढ़ के आए थे, हम पढ़ के आए आपका कौन सा भेड़ ज्यादा ऊन देता है, कौन सा गाय ज्यादा दूध देता है, पर आप संख्या पूछेंगे, आप घर घर गिन के आए तुम्हारे। मैं बड़ा राजी हुआ, मैंने आरपीसी थैंक यू बोला, थैंक यू आरपीसी। अगली बार इलाहाबाद के अंदर किसी बुक स्टोर पे खड़े होकर बच्चा जब आरएस का फॉर्म मांगेगा कि आरएस का फॉर्म भरना है, और इन जैसे भैया खड़े रहेंगे तो ये उस दूसरे वाले को डराएंगे कि नहीं देना एग्जाम, उधर मवेशियों का संख्या पूछते हैं। ये तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। अब ये बड़ा काम ठीक है। फिर बीच में आरपीसी लगा, इन्होंने ज्योग्राफी भी याद करनी शुरू कर दी, तो आजकल आरपीसी पीछे पड़ी हुई है पॉलिटी की। और राजस्थान पॉलिटी के इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, अपने को नहीं आते है ना। मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से अपने को 7 ही आते हैं, 3 उन्होंने कहां से पूछ लिए वो जाने, उनका राम जी जाने। वो जब पूछते हैं तब पता चलता है ये भी सवाल था, ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है। तो अब अपने लोड लेना बंद कर दिया, अपने को समझ में आ गया बाहर वालों को डराने के लिए अपने लिए सवाल नहीं। वे सवाल जो सबको आते हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि जो सवाल सबको आता आपका गलत हो गया तो वो नेगेटिव लेके जाएगा। जैसे कभी सिंपल क्वेश्चन आया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और आप प्रथम पढ़ना भूल गए, आपको लगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी था, आप नरेंद्र मोदी करके आगे। ये बाकी सबने प्रथम पढ़ा, वो जवाहरलाल नेहरू करके, आप करके क्या करके आगे, नरेंद्र मोदी। ये 2 नंबर माइनस है। पर एक सवाल आया युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, किसी को नहीं आता, आपको भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आपको आता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरिट पे वे सवाल असर डालते हैं जो बाकी लोगों को आ रहे थे पर आपको नहीं आ रहे थे। इसलिए बहुत सिंपल सिंपल तैयारी की आवश्यकता होती है, इतना इसमें कोई डीप जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं कि 150 सवाल आते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है कि 63 सवाल सही हुए उसका सिलेक्शन। 150 में से 63 सवाल जिसके सही हुए उसका क्या हो गया, सिलेक्शन। इसका मतलब 50% भी नहीं, 50% तो मेरिट पहुंच ही नहीं पा रही, इसका मतलब 42% पे ही आपके सिलेक्शन हो रहे हैं। ये जनरल बॉयज की कट ऑफ है, बाकी कट ऑफ तो नीचे आएगी, धीरे धीरे और नीचे ही आ रही है उसके अंदर कट ऑफ। अब पिछली बार 84 थी, मैं कहता हूँ 2-4 नंबर बढ़ भी जाएगी तो 87 88 आ जाएगी, तो भी वो 50% तो नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब लोगों को ज्यादा सवाल आते तो नहीं, सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें लोग पढ़ लेते हैं, उस पढ़ने से प्री पास हो जाता है। और इसमें प्री स्क्रीनिंग है, वास्तव में प्री इसीलिए लिया जाता है आपका ताकि संख्या छांटी जा सके कि भाई 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब कैसे इनको अलग करें। तो अगर प्री लो तो पता चल जाएगा कि तैयारी कितने लोग कर रहे थे। तो तैयारी करने वाले लोग ले दे के होते हैं 30-40 हजार, उन 30-40 हजार के अंदर कंपटीशन होता है, उनके अंदर से वो 15-20 हजार को पास कर लेते हैं। मेंस पूरा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में लिखवाएंगे, लिखवाने में बाद में आपने कुछ भी ऐसा याद करके गए तो उसे होगा नहीं, उसमें तो आपके विचार चाहिए, आपकी लेखन शैली चाहिए, फिर उनके पास और छंट के क्रीम जाएगी, फिर वो कहेंगे हम इंटरव्यू लेंगे।
पहले बड़ी चीज है, इसलिए चीजों को बहुत सही ढंग से पढ़ना, इतनी पढ़ना जितनी हमें जरूरत है, ज्यादा कोई डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, जैक को मास्टर किसी का नहीं बनना। तो देखो आप नोटिस करना, आपके सिलेबस के ऊपर लिखा है सामान्य ज्ञान, क्या लिखा है? इसका मतलब सामान्य नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना उसको। कई बार क्या स्टूडेंट उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वो सर ये भी बताओ वो भी बताओ। यदि हिस्ट्री इतनी ज्यादा पढ़नी है तो फिर एमए की जाए, फिर पीएचडी की जाए, ताकि हिस्ट्री पढ़ ली जाए। आपको हिस्ट्री का मास्टर बनना है, आरएस बनना है? हिस्ट्री का मास्टर तो नहीं बनना, तो बस फिर इतनी पढ़ ली जाए जितने से अपना एग्जाम पास हो जाए। ये सेम ज्योग्राफी में, ये सेम इकोनॉमी। वरना कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया फिर वही आएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, पर हिस्ट्री तो भाई साहब आएगी 70 नंबर की, बाकी वाला तो पूरा पेपर पढ़ा है ना 730 नंबर का, वो कहां से करोगे? इसलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने, सबको बराबर वेटेज देना, सबकी तैयारी एक साथ होनी चाहिए। जितने अपने काम की चीजों उतनी सारी पढ़ ली जाए, जो अपने काम की नहीं उन चीजों को नहीं पढ़, वरना फिर एक के अंदर घुस के रह जाएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उतना टाइम हम दे नहीं। आई बात समझ में? ये 5 सब्जेक्ट हम पहले पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ताकि हमारे प्री में भी अच्छे नंबर आए। मैं प्री में नंबर वैसे आने चाहिए कि भाई कट ऑफ जाती है 84, स्टूडेंट कई बार आगे पूछा सर मेरिट कितनी जाएगी, तो लगता है यार 80-85 के बीच में जाएगी। सर मेरा होगा कि नहीं होगा? तेरे कितने हैं? सर 85 है। अब यार हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं कह रहा हूँ 85 जाएगी, 85 ही गई तो हो जाएगा, पर क्या पता 86 चली जाए, तुम बाहर हो जाएगा। होना ये चाहिए कि आप प्री का एग्जाम जिस दिन दे के हो और आप शाम को आके कहो कि मेरे नंबर है 122, अब कितनी जाए कट ऑफ अपना हो जाएगा। मेरे नंबर है 112, मेरे नंबर है 108, मेरे नंबर है 110। जो मेरे एक रूममेट है, तो वो हमेशा ये करते हैं कि वो जब भी पेपर दे के आते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि अरे कैसे क्या है पेपर, कितना रहा, कितनी कट ऑफ जाएगी आपके, कैसे वे हो जाएगा प्री नहीं हो जाएगा? तो वो यूं पेपर उछाल के यूं कहते हैं कि जितनी तेरी कट ऑफ जाएगी ना उससे मेरे 50 नंबर ज्यादा आएंगे। प्री का तो कोई लोचा ही नहीं, और हर बार उनके 40-45 नंबर ऊपर आते हैं कि 84 कट ऑफ गई, उनके नंबर 134, तो 72 कट ऑफ गई, उनके नंबर 112, 113। तो ये तो है कॉन्फिडेंस। और आप प्री का दे के और उसके बाद आप अदर झूल के अंदर हो, इसका मतलब आपने ढंग से तैयारी, तो ढंग से, और यदि प्री वाले ढंग से तैयारी की, ये नंबर 132 133 हो रहे हैं, 122 भी हो रहे हैं, 120 भी नंबर हो रहे हैं, इसका मतलब 5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़े, ये 5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़े, इसका मतलब आपको अब तैयारी कितनी करनी है? 350 नंबर की तैयारी आपकी कंप्लीट है। आई बात समझ में? तो आपने ये 5 सब्जेक्ट करेंगे तो इसमें अपने 5 में भी हिस्ट्री वाला पोर्शन लेंगे। मैंने बताया राजस्थान वाले पोर्शन ज्यादा आते हैं, तो अपने क्या शुरू करेंगे? राजस्थान, हेडिंग डालो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान।